स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा और आज मैं आपको 10वीं क्लास का ज्योग्राफी बतलाने जा रहा हूं। इसमें आज हम आपको बतलाएंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका इसमें फर्स्ट, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो सतत विकास है इसका कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके कॉन्सेप्ट को जो है व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसको हम इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन मानव जीवन का आधार है, संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। इस सोच के कारण मनुष्यों ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो गया। कुछ संसाधनों के ऊपर खत्म होने का संकट गहराने लगा। लोभ और लालच के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का विवेकहीन तरीके से दोहन करने लगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में भी संकट उत्पन्न हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन आदि। अब यहाँ पे देखें, उपरोक्त परिस्थितियों से निपटने के लिए सतत विकास की अवधारणा की आवश्यकता हुई। एक ऐसी अवधारणा जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास की अवधारणा कही जाती है, जिससे कि वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। तो आपने यहाँ समझ गए होंगे बच्चों कि ये जो संसाधन है प्रकृति प्रदत्त उपहार है, और इसी सोच के साथ मनुष्य क्या कर रहा है, इसको अंधाधुंध दोहन कर रहा है। और दोहन करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में संकट उत्पन्न हो रहा है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है संकट उत्पन्न हो जाता है, सब गड़बड़ाने लगता है। अब इसी जो है मनुष्य हम सब जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, विवेकहीन तरीके से संसाधनों का दोहन करते हैं, जो उचित नहीं है। तो इन सभी कारणों से जो है विभिन्न प्रकार की समस्या हमारे पर्यावरण में उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी हमारा जो भूमंडल है, पूरे पृथ्वी जो है, इस पर टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही आपने सुना ही होगा कि ओजोन परत में क्षय हो चुका है, यानी ओजोन परत में होल हो चुका है, उसका क्षरण हो गया है। इसके अलावा हमारे पर्यावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा क्षरण, यानी कि मिट्टी जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, वो खराब हो जाता है, बंजर भूमि बन जाता है ना। अम्लीय वर्षा होती है। आप क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र में अम्लीय वर्षा आम बात है। इसके अलावा आप जो है देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन तुरंत हो जाता है, असमय होने का है कब और हो जाता है कब। तो इन सब जो है परिस्थिति से निपटने के लिए ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की अवधारणा को जो है लाया गया। और इसमें क्या है, सतत विकास की अवधारणा में आपको हमने पहले ही बताया कि यानी कि वर्तमान विकास को जो है
भी रखना है ध्यान में, लेकिन भविष्य के मद्देनजर, यानी हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसका भी जो है विकास हो, इसी सोच के साथ हमें इस जो है ये अवधारणा को बनाए हैं कि हमारा वर्तमान भी जो है विकसित हो जाए और भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा और इसको जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों को वर्णन करें। विविध स्वरूपों का वर्णन करें। तो यहाँ पे बिल्कुल ही आसान है, ऑलरेडी मैं पहले ही जो है वीडियो में भी इसको दे चुका हूँ। ये विविध स्वरूप जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, है ना। तो 4 स्वरूप होते हैं यहाँ पे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 स्वरूप होते हैं। अब पहला नंबर पर जो है मैं इसको बताता हूँ। पहला नंबर है व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा नंबर है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा नंबर है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा नंबर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अब इसमें सबसे पहले मैं व्यक्तिगत संसाधन को बतलाता हूं आपको। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है तथा जिसके बदले में वे सरकार को लगान या टैक्स चुकाते हैं, तथा जिसके बदले में लगान या टैक्स चुकाते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन अथवा निजी संसाधन कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि भूखंड, घर, मकान, बाग बगीचा, तालाब, गाड़ी मोटर इत्यादि, ये सब जो है इसके बदले में हम सरकार को लगान या टैक्स के रूप में भी भरते हैं। तो यह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अब दूसरा नंबर है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय या समूह का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब जो है किसी खास समुदाय, है ना। अब हमारे देश में अलग अलग समुदाय हैं, धर्म आधारित भी समुदाय है और जाति आधारित भी समुदाय है। तो इसका जो है कुछ उदाहरण देते हैं कि कैसे जो है हम मानेंगे। तो जैसे कि गोचर भूमि, अब शमशान, है ना। अब देखिए गोचर भूमि है, इसमें तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, उस गांव में रहने वाला, है ना, सारे लोग अपने गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाता है। लेकिन शमशान है तो ये किसी खास धर्म से संबंधित है, यानी कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है। उसमें शमशान में जो भी क्रियाकर्म होता है वो करता है ना। मंदिर में भी वही विशेष प्रकार का धार्मिक आधारित जो है समुदाय है। मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब क्या है, धर्म आधारित जो है, आपको धर्म आधारित समुदाय की बात कर रहा है। सामुदायिक राष्ट्रीय सामुदायिक संसाधन की बात कर रहा है। अब जो है यहाँ पे आता है सामुदायिक भवन, अब सार्वजनिक पार्क। तो इस प्रकार के और भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको समझिए, सामुदायिक भवन और सार्वजनिक पार्क जो होता है, ये विशेष धर्म या विशेष जाति के लिए अलग अलग होता है। अब विशेष जाति के लिए, जैसे हमारे हिंदू समाज में विभिन्न प्रकार की जाति हैं, तो अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग जो जाति समुदाय है उसके लिए सामुदायिक भवन अलग बनाया जाता है ना। और शहरों में सार्वजनिक पार्क बनाया जाता है। वो धर्म आधारित भी बहुत सारी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं और बिना धर्म आधारित भी कॉलोनियाँ बसी हैं। तो धर्म आधारित कॉलोनियों में जो है उसी खास धर्म के समुदाय वहाँ पे जाते हैं, लोग जाते हैं। और जब सार्वजनिक होता है, यानी कि हर प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, तो वो आप उसमें जो है सारे लोग मिलजुल करके सार्वजनिक पार्क में जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र या देश का नियंत्रण होता है अथवा किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन, जैसे भूमि, खनिज,
जल, वन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक। ये सब क्या राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ये सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब चौथा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र में पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। अब ये जान लीजिए कि भारत को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज के खनन का अधिकार है। यानी ये जो अधिकार मिला है अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहमति से। तो बच्चों, आपको ये दोनों जो क्वेश्चन हैं भली भांति से समझ गए होंगे, और इसको अच्छे से बार बार वीडियो देखिए, देख करके जो है इसे परीक्षा में अच्छा अंक लाने का प्रयास करें। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।